नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है विश्वास। भगवान की कृपा से मेरे पति का बिजनेस बढ़िया चल रहा था, इसलिए घर में पैसों की कभी कोई कमी नहीं रही। जब से हमारे दोनों जुड़वा बेटे यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए और उसके पश्चात नौकरी के सिलसिले में दूसरे शहर में रहने चले गए, मैंने भी घर के समीप ही लड़कियों के एक सरकारी स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। ये सोचकर कि ऐसा करने से एक तो घर पर खाली बैठने से दिमाग को जंग नहीं लगेगा, और दूसरा ये कि मेरी उच्च शिक्षा व मेरी निजी अनुभव समाज के कुछ निम्न वर्ग की किशोर लड़कियों के शायद कुछ काम आ सके। इस स्कूल में मध्य वर्ग परिवार की बहुत ही कम व निर्धन परिवार की अधिक छात्राएं भर्ती हुआ करती थी। मुझे 9वीं व 12वीं कक्षा की इंग्लिश पढ़ाने के साथ साथ दोनों ही की क्लास टीचर की ड्यूटी भी सौंपी जाती रही। इस तरह बैच की 2-2 साल तक पूरी जिम्मेवारी उठाते समय मेरी पूरी कोशिश यही रहती कि मैं टीचर स्टूडेंट के बीच कठोर रवैया अपनाने की बजाय अपनी छात्राओं से सहेलियों जैसा रिश्ता बनाए रखूं। शायद यही कारण रहा होगा कि कॉलेज या अपनी शादी के बाद भी कितनी ही बच्चियों का मुझसे मिलना स्कूल में या फिर मेरे घर पे आना जाना लगा रहता। हर साल की तरह इस बार भी पहले दिन 12वीं की सभी स्टूडेंट पर नज़र दौड़ाई तो एक चेहरा देखकर बहुत खुशी हुई कि राधा दूसरे सेक्शन बी की बजाय मेरे सेक्शन ए में थी। यह राधा हमारे स्कूल की पहली स्टूडेंट थी जिसका हमारे शहर की 10वीं की बोर्ड परीक्षा में पहला नंबर आया था। बहुत ही सुंदर लेकिन हर समय गुमसुम सी रहने वाली राधा केवल कुछ पूछने पर ही बोलती। मैंने ना तो कोई उसकी सहेली या उसे ना किसी से ज़्यादा बात करते देखा। हमारे स्कूल का नियम था कि हर सुबह असेंबली के दौरान हर कक्षा से एक एक छात्रा उस दिन कोई न कोई मुख्य समाचार सभी के सामने इंग्लिश में पढ़े या मुँह जबानी बोले। क्लास मॉनिटर की जिम्मेवारी दी जाती कि वह बोर्ड पर सूची लिखकर तैयार करे कि इस महीने किस स्टूडेंट की कब बारी आएगी और किसके सप्ताह में भारत की या विदेशों की, राजनीति की, खेलों की या लोकल इत्यादि की मेन न्यूज़ पढ़ी जाएगी। इस प्रकार हर स्टूडेंट का महीने में केवल एक बार ही नंबर आता। मैंने पहले ही 2 महीनों में नोट किया कि राधा ने अभी तक कभी असेंबली की न्यूज़ नहीं पढ़ी। मॉनिटर के पूछने पर मालूम हुआ कि उन दिनों ही राधा एब्सेंट थी, तो उसे ही समाचार पढ़ने पड़े थे। क्लास टीचर होने के नाते मैंने राधा को अलग से बुलाकर प्यार से टोका, देखो राधा, ना तो तुम स्कूल में किसी से बोलती चालती हो और ना ही असेंबली में कभी हिस्सा लेती हो। ऐसा कब तक चलेगा? तुम पहली स्टूडेंट नहीं हो जिसे मैंने ऐसा बिहेव करते पाया है। इसलिए जैसा उन दूसरी लड़कियों को झिझक दूर करने के लिए मैंने उन्हें स्कूल के किसी न किसी स्पोर्ट टीम में भर्ती करा दिया था, तो तुम्हें भी। मेरी बात पूरी बिना सुने राधा धीमी आवाज़ से रुआसी हुई बोली, नहीं नहीं मैम, प्लीज़ ऐसा ना करिए। मेरे पेरेंट्स इस बात को बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देंगे, और क्या मालूम वे कल स्कूल से ही हटवा दें। ऐसा है तो उन्हें कल सुबह 10 बजे मुझसे मिलने को बोलना। पेरेंट्स को प्यार से समझाना व राज़ी करना मुझे आता है, मैंने उसकी पीठ को प्यार से थपथपाते हुए कहा। अगले दिन राधा के पिता जब मुझसे मिलने आए तो अभिवादन के बाद मेरे कहने पर सामने की कुर्सी पर चुपचाप बैठ गए। मुझे लगा कि जैसी बेटी वैसा पिता। मैंने उनसे राधा की पढ़ाई की प्रशंसा करते हुए बात आगे बढ़ाई। केवल एक बात की मुझे चिंता है कि आपकी बेटी की झिझक आगे चलकर उसके लिए समस्या पैदा कर सकती है। डॉक्टर, इंजीनियर या ऑफिसर, राधा जो भी बनना चाहे बहुत आसानी से हर परीक्षा में सबसे ज़्यादा अंक लेकर बन सकती है, लेकिन उसकी हिचकिचाहट वहाँ होने वाले इंटरव्यू में उसे नाकामयाब कर सकती है। फिर भी इसका एक उपाय है, अगर आपकी रजामंदी हो तो वो स्कूल की किसी भी खेल की टीम का हिस्सा बन जाए। इतना सुनना था कि राधा के पिता भड़क उठे और ऊंचे स्वर में बोले, मैडम जी, हमारे यहाँ ना तो लड़कियाँ स्कूल जाती हैं और ना ही नौकरी करती हैं। इसकी तो विवाह की उम्र बीतती जा रही है। हमारी बिरादरी वाले ने तो पहले ही इस बात को लेकर शोर मचा कर हमारे नाक में दम कर दिया है। इसलिए मैडम जी, आप तो बस अपना स्कूल संभालें, माँ बाप जो भी कर रहे हैं उसमें दखल अंदाजी ना करें। उस दिन से जब जब मैं राधा को देखती, दिल में एक हुक सी उठती। एक हीरा कौड़ियों के भाव बिकने को सहज तैयार होता जा रहा था, लेकिन अपने लाचार दिल को महसूस कर रख लेने के अलावा मेरे पास कोई और चारा न था।
12वीं में राधा पूरे ज़िले की बोर्ड परीक्षा में तीसरे नंबर पर आई। उसके बाद मेरा उससे मिलना कभी ना हुआ। कुछ महीनों बाद सुना कि माँ बाप व परिवार सहित वह अपने गांव चली गई, क्योंकि राधा के ताऊजी के गुजर जाने के बाद घर की खेतीबाड़ी का काम संभालने वाला गांव में और कोई न था। जीवन फिर से अपनी पुरानी गति पर चलने लगा। इतनी मेधावी छात्राएं आईं व गईं, परंतु राधा जैसी पढ़ाई में लायक किसी और छात्रा को पढ़ाने का वैसा अवसर मुझे दोबारा ना मिला। इसलिए मैं उसे भुलाए भी नहीं भूल सकी। इस बात को बीते 5 वर्ष से ऊपर हो चुके होंगे कि एक रविवार को दोपहर हमारे नौकर ने आकर बताया कि कोई बीवी जी आपको पूछ रही हैं। ऊंचा सुनने के कारण वो उसका नाम नहीं जान पाया। उसने उन्हें स्टडी रूम में बैठा दिया। मैं जब नीचे आई तो देखा कि मेरी ओर किए खड़ी एक इकहरे बदन की युवती, हल्के हरे रंग की सादा सी लेकिन बहुत ही सलीके से साड़ी पहने हुए वह अपने बालों को ढीला सा जूड़ा बनाए दीवार पर लगी तस्वीर को देख रही थी। मेरे हेलो कहने पर जब वो अचानक मुड़ी तो राधा को अपने सामने खड़ा देख मैं भौचक्की वहीं थमी सी रह गई। समीप आकर मुस्कुराते हुए वो जैसे ही पाँव छूने को झुकी तो उससे पहले ही मैंने उसे यूं गले लगाया मानो बरसों बाद बिछड़ी हुई मेरी अपनी बेटी अचानक सामने आकर खड़ी हो। राधा डियर बिन बताए कहाँ गायब हो गई थी। उसका हाथ पकड़े मैंने उसे सोफे पर अपने समीप बैठाते हुए पूछा, मैम आपको मैं अभी तक याद हूँ? विश्वास नहीं हो रहा। मुझे तो पूरे रास्ते आपसे मिलने का सोच सोचकर यही संकोच हो रहा था कि आप इतने वर्षों में हजारों स्टूडेंट पढ़ाते हुए, अरे तुम जैसे हीरे को मैं कैसे भूल सकती हूँ। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। नौकर को चाय व नाश्ता कहकर मैंने राधा से ढेरों सवाल पूछ डाले। हर समय झिझकने वाली उस पुरानी राधा ने उस दिन खुलकर अपनी कहानी यूँ सुनाई। बाबा ने तो गांव जाते ही दूसरे शहर में मेरी सगाई कर दी और ताऊ जी की बरसी के बाद शादी भी। मुझे हैरानी नहीं हुई, क्योंकि जो उन्होंने उस दिन आपसे कहा था हम दोनों बहनों को तो बचपन से वही सुनने को मिलता रहा था। लेकिन भगवान को शायद मुझ पर तरस आ गया। मेरे पति ऋषि जी एक फैक्ट्री में नौकरी करते थे। उस फैक्ट्री के छोटे से क्वार्टर में केवल हम दोनों ही रहते थे, इसलिए घर में करने के लिए कोई ज़्यादा काम नहीं होता था। सब्जी तरकारी लेने बाजार जाती तो रास्ते में लाइब्रेरी पड़ती थी। आपकी सुझाई ढेरों बुक्स के नाम तो याद थे, तो हर बार वहाँ से 2 या 4 किताबें साथ ले आती। शादी के लगभग 3 महीने बाद यह मुझसे कहने लगे कि तुम्हें पढ़ाई का इतना शौक़ है तो आगे क्यों नहीं पढ़ लेती? चाहो तो कॉलेज में एडमिशन ले लो या जो कोर्स करना तुम्हें सही लगे। चाय की चुस्की लेते हुए अपनी बात जारी रखते हुए राधा बोली, कॉलेज जाने की तो हिम्मत ना हुई, इसलिए करस्पॉन्डिंग कोर्स के द्वारा 2 साल में बीकॉम और फिर हिम्मत खुलने पर कॉलेज से बीएड कर लिया। वहाँ टॉप पे आने पर कॉलेज की प्रिंसिपल ने अपने जान पहचान के मॉडल स्कूल में पक्की नौकरी के लिए फार्म भरवा दिया। वहाँ मैं पहले टेस्ट और फिर इंटरव्यू देकर जॉब में चुन ली गई। कल वहाँ मेरा पहला दिन है, तो आज ऋषि जी को बताकर आपका आशीर्वाद लेने चली आई, क्योंकि मेरा बरसों का सजोया हुआ सपना पूरा हो गया कि एक दिन आप ही की तरह टीचर बनकर आपके कदमों पर चलते हुए उन लड़कियों में जागरूकता पैदा कर सकूं, जो अपने परिवार के पुराने उसूलों तले दबकर अपना अस्तित्व खो बैठी हैं। बस अब तो ईश्वर से यही प्रार्थना करती रहूँगी कि मुझ जैसी सभी लड़कियों को आप जैसी मार्गदर्शक व ऋषि जी जैसा तालमेल बैठाने वाला पति मिले। इनसे हर समय आप ही के बारे में बातें किया करती हूँ। कभी कभी तो ये हंसकर कह देते हैं कि तुम अपनी माँ की वजह अपनी इंग्लिश टीचर की बात करती रहती हो, तो मेरा हमेशा यही जवाब होता है कि माँ ने तो केवल जन्म दिया है, लेकिन मैम मुझे जैसी दूसरों से कट के रहने वाली छात्राओं को पढ़ाई के साथ साथ यह भी सीख देती रहती थी कि पढ़ाई के अलावा कि एक लड़की अपना जीवन किस किस तरीक़ों से सफल बना सकती है। कहते कहते राधा की आंखें भर आईं और मैं जो स्वयं को बहुत कड़े दिल वाली समझती थी, न जाने कैसे यकायक मेरे आंसू बह निकले। परंतु ये खुशी के थे, क्योंकि एक हीरा जो कौड़ियों के भाव बेचा जा चुका था, पारखी ऋषि ने उसे उसकी सही कीमत से अवगत करा दिया। मैंने तो केवल मार्गदर्शन का रोल निभाया था, लेकिन उसकी मंजिल तक कदम कदम पर साथ देने वाला उसका जीवन साथी ऋषि का रोल मेरे रोल से कहीं अधिक प्रभावशाली था। परिश्रम व लगन तो राधा की ही थी, क्योंकि एक हीरा हीरा ही होता है। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।